उत्तर प्रदेश समसामयिक घटनाक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देखते आए हैं कि हम उत्तर प्रदेश के वार्षिक घटनाक्रम को यहाँ पर मंथली बेसिस यहाँ पर डिस्कस करते आए हैं। और पिछले मोस्टली देखा जाए तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। देखेंगे उत्तर प्रदेश में नवंबर 2022 के कौन कौन से घटनाक्रम प्रमुख रहे हैं और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आज का हमारा अपना टॉपिक। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको अक्टूबर मंथ या नवंबर के एकदम स्टार्टिंग का रानीपुर टाइगर रिजर्व यहाँ पर देखा जाए तो आपको चर्चा का एक विषय आपको देखने को मिला है। 31 अक्टूबर 2022 को देखिए तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व जिसे रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का टोटल 53वां है और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखा जाए तो ये टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और क्या है देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में यह रिजर्व चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है। तो जिला ध्यान रखिएगा चित्रकूट है। ये 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 230.32 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र है इसका और 299.05 वर्ग किलोमीटर इसका बफर क्षेत्र है। यह टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण की कोशिशों को मजबूत करेगा। साथ ही इसके अलावा करीब 300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसमें और भी यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। इससे राज्य में बाघों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि होगी, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में इको पर्यटन को भी मजबूत बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास होगा। इसके अलावा प्राकृतिक वातावरण को बेहतर ढंग से यहाँ पर सुरक्षित भी रखा जा सकेगा। इस टाइगर रिजर्व से बुंदेलखंड में स्थानीय जनता को रोजगार के नए अवसर भी यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व से महज 150 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी पर स्थित है। और इस रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चित्तीदार हिरण, चिंकारा, कई पक्षी और सरीसृप भी यहाँ पर आपको पाए जाते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दुधुआ, पीलीभीत, अमनगढ़ के बाद यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले जो 3 है दुधुआ, पीलीभीत और अमनगढ़ है। भारत में देखा जाए तो बाघों की हालिया निगिनती 2018 में की गई थी और उसके मुताबिक 2967 यहाँ पर भारत में बाघ हैं। इनमें से 173 आपको उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। देखा जाए तो अगला यहाँ पर है लखनऊ, कानपुर, अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में शुरू होगी आवासीय योजनाएं। 2 नवंबर 2022 को यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश की आवासीय विकास परिषद की बोर्ड बैठक में इसे फैसला लिया गया है कि लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, मथुरा, बरेली, कन्नौज में यहाँ पर आपको आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा 6 यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं, कहाँ कहाँ आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगे, बस इतना यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, मथुरा, बरेली और कन्नौज। अगला यहाँ पर है प्रदेश में आईटी सेक्टर में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये कैबिनेट प्रस्ताव जो है किन क्षेत्रों में निवेशक अवसर हैं, क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे 3 नवंबर को देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक ने यहाँ पे 7,000 करोड़ के आईटी सेक्टर निवेश को मंजूरी दी है। इसमें देखा जाए तो डेटा सेंटर नीति में बदलाव करते हुए हाल ही में ग्रेटर नोएडा में खुले उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर के बाद सूबे में ऐसे 7 और डेटा सेंटर खोलने की योजना है। तो ऑलरेडी एक है यहाँ पर आपको देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा में, और इसे अब 7 और यहाँ पे खोले जाने की बात की गई है। प्रदेश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले ही खोले जा चुके हैं, 5 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोले जाएंगे और जिनमें ये सेंटर 3D प्रिंटिंग, 5G, वर्चुअल रियलिटी, स्पेसटेक जैसे नए क्षेत्र यहाँ पर आपको इसमें शामिल होंगे। स्कूल स्तर पर देखा जाए तो इनोवेटिव कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा सस्टेनेंस अलाउंसेस को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 17,500 रुपए कर दिया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रोटोटाइप बनाने के लिए अभी 5 लाख रुपए का अनुदान मिल सकेगा। ग्रामीण परिवेश को प्रभावित करने वाले कूड़े को रिसाइकिल करने वाले, पर्यावरण संरक्षण, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करने वालों को 50% से अधिक यहाँ पर इंसेंटिव भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी होने पर वाले जो भी स्टार्टअप है जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी वहां उसकी परिभाषा तय की गई है, जिसके तहत स्टार्टअप में करीब 26% महिलाओं की भागीदारी होना यहाँ पर जरूरी है, तभी उसे माना जाएगा ऐसे स्टार्टअप को महिलाओं की भागीदारी वाला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यहाँ पे राज्य में 3 नए विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी है, जिनमें कर्नाटक का विख्यात JSS विश्वविद्यालय नोएडा में, SD सिंह विश्वविद्यालय फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में और
डीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद में यहाँ पर खोला जाएगा। इन तीनों विश्वविद्यालयों को आशय पत्र यहाँ पर आपको जारी कर दिए गए। तो ये कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट न्यूज रही। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्लान यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और इसके संदर्भ में देखा जाए तो प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण से सरकार ने 2027 तक 40 लाख करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पे खर्च करने का निर्णय लिया है। अब ये धनराशि कहाँ खर्च की जाएगी, तो इसके संदर्भ में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा, भारी उद्योग, ये क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट किए गए जहां पर ये मोस्टली यहाँ पर सरकार खर्च करने वाली है। सरकार का अनुमान यह भी है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पाने के लिए सालाना विकास दर जो होगा 30 से 35% तक यहाँ पर बढ़ानी होगी। और प्रदेश में हर वर्ष होने वाली जीएसडीपी के निवेश को बढ़ाकर 43 से 47% तक करना होगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लक्ष्य को बढ़ाकर वर्तमान का 45% तक किया जाना होगा, जिससे प्रदेश में देखा जाए तो अधिक से अधिक इकाइयां तो लगेंगी ही, साथ में रोजगार भी बढ़ेगा और प्रदेश की इकोनॉमी भी यहाँ पर आपको मजबूत होगी। इसके अलावा प्रदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए इन्वेस्टमेंट नीति का खाका तैयार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, नई इकोनॉमी को विभिन्न चरणों को बांटने पर जोर दिया जाना भी यहाँ पर पहल, ऐसे सारे प्रोग्राम यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को दो भागों में यहाँ पर देखा जाए तो बांटा गया है, जिसमें हार्ड और सॉफ्ट पावर, एक तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को यहाँ पे इसमें शामिल किया जाएगा। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत लॉजिस्टिक के साथ पावर एनर्जी शामिल है, जबकि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नियामक, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। इसके अलावा सर्विस में पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य को यहाँ पर आपको शामिल किया गया है। तो ये यहाँ पर सरकार के द्वारा जो प्रमुख एक पॉलिसी मेकिंग है, किस तरीके से इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव को डेवलप करना है उसके संदर्भ में। इसके अलावा देखिए गोरखपुर के उमा सिंह ने माउंट फ्रेंडशिप पर यहाँ पर साइकिल से चढ़ाई की है। तो हाल ही में देखा जाए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले उमा सिंह ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए हिमाचल प्रदेश के मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से यहाँ पर फतह करके नया रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह से साइकिल से इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाली ये पहले पर्वतारोही यहाँ पर बन गए हैं। तो नाम ध्यान रखना है, चोटी का नाम है फ्रेंडशिप, माउंट फ्रेंडशिप, और जो पहुंचने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है उमा सिंह, और ये हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर के। अगला देखिए कतरनिया घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर के रूप में यहाँ पर विकसित किया जाएगा। इसे 7 नवंबर 2022 को देखा जाए उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के डीएफओ आकाशदीप बधावन ने कतरनिया वन्यजीव प्रभाग में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर को यहाँ पर बनाए जाने के निर्णय के बारे में जानकारी दी है। देखा जाए तो जलीय क्षेत्र में घड़ियाल के कुनबों को बढ़ाने, उनके रहन सहन पर रिसर्च कर शोध पत्र तैयार किया जाएगा और इसी के आधार पर सरकार यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में घड़ियाल रिसर्च सेंटर तक की योजना को अंतिम रूप देने वाली है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा से कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग लगा हुआ है और 551 वर्ग किलोमीटर में वाले इस प्रभाग में बाघ, तेंदुआ, हाथी, गैंडा सहित कई दुर्लभ वन्यजीव पक्षियों का यहाँ पर बसेरा है। साथ ही इसमें देखिए तो कतरनिया के बीच से होकर के जाने वाली गेरुआ नदी के करीब 6 किलोमीटर के दायरे में घड़ियाल के कुनबों का बसेरा रहता है और देश भर में देखा जाए तो कतरनिया घड़ियाल कंजर्वेशन के रूप में यहाँ पर इसे शुरुआत के रूप में इसे जाना जाता है। अगला देखिए यहाँ पे शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को मंजूरी यहाँ पे प्रदान कर दी गई है। तो 9 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया, नेशनल हेल्थ मिशन ने शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन को मंजूरी दी है और इसके तहत बच्चों की जन्मजात बीमारियों की पहचान कर उनका इलाज किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया कि पहले चरण में प्रदेश के 15 जिलों में योजना लागू की जाएगी और दूसरे चरण में 16 और जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। पहले चरण के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया जाएगा और 15 जिलों में कुल 40 मोबाइल हेल्थ टीम रखी जाएंगी। प्रत्येक टीम में 4 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला, एक मुख्य, एक पुरुष आयुक्त चिकित्सक होगा, संविदा पर करीब 60 डॉक्टर होंगे और पैरामेडिकल यहाँ पे स्टाफ की भर्ती होगी। वहीं दूसरे चरण में देखा जाए 2022-23 में आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, बुलंदशहर, चंदौली, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हाथरस, जालौन, कुशीनगर, मथुरा, मिर्जापुर, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया जाएगा। उल्लेखनीय यह भी है कि RBSK के तहत चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग और अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज में भी यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है,
जिसमें कटे होंठ, तालू, तंत्रिका ट्यूब दोष, डाउन सिंड्रोम, एनीमिया, विटामिन ए और डी की कमी, कुपोषण, जन्मजात मोतियाबिंद, दिल का दौरा समेत दूसरी बीमारियों की यहाँ पर पहचान भी इसमें शामिल है। अगला यहाँ पे देखिए एक और न्यूज, लखनऊ समेत कानपुर नगर वाराणसी की पूरी क्षेत्र में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया। 14 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के जीडीपी मुख्यालय ने लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को यहाँ पर पुनर्गठन को मंजूरी दी है और कानपुर नगर और वाराणसी में एक एक जोन बढ़ाया गया है, जबकि लखनऊ ग्रामीण के थानों को लखनऊ में समायोजित यहाँ पर कर दिया जाएगा। प्रमुख बिंदु क्या है, तो एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि तीनों ही जिलों में कमिश्नरेट के पहले ढांचे में बदलाव किया गया। अब लखनऊ में 52 थाने, 16 सर्किल और 5 जोन होंगे। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट में 49 थाने, 14 सर्किल और 4 जोन होंगे। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में 30 थाने, 9 सर्किल और 3 जोन यहां पर आपको शामिल किए जाएंगे। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि साइंस एंड टेक के क्षेत्र से आपको संबंधित है, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों ने एंजाइम से यहाँ पर देखिए तैयार होने वाले कपड़ों की एक नई तकनीक यहाँ पर खोजी है। ठीक है, तो एक नई खोज यहाँ पर की गई है। क्या है खोज? 16 नवंबर 2022 को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान विभाग के निदेशक डॉक्टर जी नलन किल्ली ने बताया है कि वैज्ञानिक प्रोफेसर ए के पात्रा ने मनपसंद रंग और डिजाइन के कपड़े रसायन की बजाय एंजाइम से तैयार करने की एक नई तकनीक खोजी है। लैब में इसका सफल प्रयोग भी हो चुका है और इसके तहत यह भी बताया गया है कि एंजाइम की तकनीक से बने कपड़े मानव शरीर और पर्यावरण को नुकसान यहां पर नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही पर्यावरण के मित्र ये एंजाइम को विभिन्न केमिकल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और यह भी बताया गया कि यहाँ पर यह कपड़ा खराब होने या फटने पर फेंकने की स्थिति में यह एंजाइम मिट्टी में मिलकर उसे उर्वर ही यहाँ पर बनाएगा। यह एंजाइम पानी या मानव शरीर को नुकसान किसी तरीके से नहीं पहुंचाता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है जो प्रोफेसर हैं प्रोफेसर पात्रा, ये कानपुर के वैज्ञानिक हैं और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान में टेक्सटाइल केमिस्ट्री विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। वस्त्रों को रसायन से बचाने की तकनीक खोजने समेत ऐसे कार्यों के लिए प्रोफेसर पात्रा को दुनिया के सर्वोच्च टेक्सटाइल अवार्ड से भी यहाँ पर सम्मानित किया जा चुका है। यह अवार्ड उन्हें इंग्लैंड की द सोसाइटी ऑफ डायर एंड कलरिस्ट की ओर से दिया जाएगा और प्रोफेसर पात्रा चार्टर्ड कलरिस्ट अवार्ड पाने वाले देश के ये पहले वैज्ञानिक यहाँ पर बनने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2022 को यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। इस पर्यटन नीति के तहत भगवान राम से जुड़े सभी स्थलों को, जैसे कि रामायण सर्किट हो गया, भगवान कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिन पर नए पर्यटन गंतव्यों का विकास किया जाएगा और इसमें रामायण सर्किट जो होगा वो प्रमुख होगा। रामायण सर्किट के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें आपको अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर समेत अन्य धार्मिक स्थल होंगे। इन स्थलों को भगवान राम एवं माता सीता के प्रतीकों के तौर पर देखा जाता है। इसी तरीके से कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थानों को इसमें जोड़ा जाएगा। वहीं बुद्धिस्ट सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम समेत यहाँ पर स्थलों को शामिल किया जाएगा। तो यह पर्यटन नीति के अंतर्गत रामायण, बुद्ध और कृष्ण सर्किट को यहाँ पर विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा नई नीति के तहत महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट की भी परिकल्पना की गई है, जिनमें आपको हस्तिनापुर, कांपिल्य, एछत्र, बरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा, लाछागृह जैसे स्थलों को यहाँ पर चुना गया है। शक्तिपीठ सर्किट के अंतर्गत विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा से लेते हुए देवी पाटन, नैमिषारण्य, मां ललित देवी, मां ज्वाला देवी, शाकुंभरी देवी, सहारनपुर से शिवानी देवी, चित्रकूट और शीतला माता मऊ का यहाँ पर विस्तार किया जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये 5 सर्किट आपको टोटल हो गए। रामायण हो गया, कृष्ण हो गया, बुद्ध हो गया, महाभारत सर्किट हो गया और शक्तिपीठ सर्किट हो गया। ये सारे यहाँ पे 5 आपको सर्किट हैं। यूपी के संदर्भ में यहाँ पर इसे विकसित किया जा रहा है। अगले यहाँ पे देखिए प्रदेश के 10 जिलों में बनेंगे भव्य अत्याधुनिक न्यायालय और इसके संदर्भ में 17 नवंबर 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 10 जिलों में भव्य अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय के निर्णय को लेकर मंजूरी प्रदान की है।
साथ ही देखा जाए तो ये बनेंगे कहाँ, तो आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस सहित 10 जिलों में नए न्यायालय भवनों के लोक निर्माण को यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई। विभाग के अफसरों को 15 दिन के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो डिटेल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने को कहा गया है। न्यायालय भवनों के संदर्भ में कुछ यहाँ पे जानकारी भी दी गई है, जैसे इन्हें 3 कैटेगरी में बनाने के लिए कहा गया है। पहला जिसमें 40 से 70 लाख की आबादी वाले, दूसरा 25 से 40 लाख की आबादी वाले, और तीसरा 25 लाख से कम आबादी वाले जिलों के लिए अगले 25 साल की जरूरतों के हिसाब से न्यायालय भवनों की यहाँ पे रूपरेखा तैयार की जाएगी। अगला यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के प्रमुख खाद्य उत्पादों को जीआई टैग यहाँ पर देने के संदर्भ में यहाँ पे काम किया जाना। 18 नवंबर 2022 को देखा जाए तो इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के राज्य के कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार विभाग ने विभिन्न जिलों में प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश के विशेष व्यंजनों को जीआई टैग प्रदान करने पर यहाँ पर तेजी से काम करने के बारे में कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना की शानदार सफलता के साथ ही यहाँ पर राज्य सरकार जो है स्थानीय वस्तुओं को व्यापक मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रमुख व्यंजनों जैसे कि मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, कानपुर का सत्तू और बुकनू तथा अन्य व्यंजनों पर जीआई टैग यहाँ पे प्रदान करेगी। इसके साथ साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चौसा आम, बनारसी पान, जौनपुर की इमरती जैसे कृषि और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए भी जीआई टैग है तो आवेदन करने से पहले ही यहाँ पर इसे प्रस्तुत किए जा चुके हैं और पंजीकरण प्रक्रिया के यहाँ पे ये अंतिम चरण में। इसके अलावा कृषि से जुड़े 6 उत्पादों को राज्य के कुल 36 उत्पादों को जीआई टैग यहाँ पर दिया जा चुका है। भारत के कुल 420 यहाँ पर उत्पाद जीआई टैग के तहत पंजीकृत हैं, जिसमें से 128 उत्पाद जो हैं वो कृषि से संबंधित है। वर्तमान में देखा जाए जीआई टैग के साथ यहाँ पर पंजीकृत उत्तर प्रदेश के 6 उत्पादों में इलाहाबादी सुरखा अमरूद, मलिहाबादी दशहरी आम, गोरखपुर बस्ती और देवीपाटन का काला नमक चावल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बासमती चावल, बागपत का रटौल आम और महोबा का देसावर पान यहाँ पर आपको शामिल है। करीब 15 कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे कि जिनकी जीआई टैगिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। इनमें शामिल है वाराणसी का लंगड़ा आम, बुंदेलखंड का कटिया गेहूं, प्रतापगढ़ का आंवला, वाराणसी का लाल पेड़ा, वाराणसी का लाल भरवा मिर्च, उत्तर प्रदेश का गौरजीत आम, वाराणसी का चिरई गांव करौंदा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का चौसा आम, पूर्वांचल का आदम चीनी चावल, बनारसी पान, वाराणसी की ठंडई, जौनपुर की इमरती, मुजफ्फरनगर का गुड़, वाराणसी की तिरंगी बर्फी और रामनगर का पहटा। ये सारे यहाँ पे एक जीआई टैग है, इनको ध्यान रखिएगा। जीआई टैग भी एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार आपके क्वेश्चन बनते हैं और यूपी बेस्ड है तो यूपी बेस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगले यहाँ पे देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित होगा एक इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर और इसके बारे में देखिए तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें यह बताया गया है कि गोरखपुर के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर को स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के स्थापित होने से पूर्व पूर्वांचल में देखें तो गेहूं, मक्का, धान के उन्नत किस्म के बीजों का विकास होगा और साथ ही विद्यार्थियों को शोध के क्षेत्र में यहाँ पर इसके माध्यम से व्यापक एक अनुभव प्रदान किया जाएगा। प्रोफेसर देखा जाए तो कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने यह भी बताया कि रिसर्च सेंटर में गेहूं, मक्का, धान की प्रगतिशील किस्मों के विकास, किसानों की आय को दोगुना करने में भी ये सहयोग करें। एक और टॉपिक यहाँ पे देखिए MNNIT ने बनाई भारत की पहली मानव रहित कार। 17 नवंबर 2022 को देखा जाए तो मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीटेक के छात्रों ने भारत की पहली मानव रहित यहाँ पर कार बनाई है। पहले चरण में देखा जाए तो इसका परीक्षण भी सफल रहा है और 27 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट एशिया के अध्यक्ष अहमद मजहरी के सामने इसका पहला डेमो भी दिया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है इस कार से संबंधित, तो प्रयोग के तौर पर देखा जाए तो गोल्फ कार्ट में इस कार के सिस्टम को फिट किया गया और कोडिंग और प्रोग्रामिंग सफल होने के बाद फिलहाल इस कार को किसी भी सड़क पर सीधे चलने के लिए यहाँ पर उतारा गया है। तो एक होता है कि सीधे आपकी सड़क जैसे गाड़ी होती है कि आप कहीं भी इसे चलाने के संदर्भ में आपको इसे सिर्फ सीधा चला सकते हैं, सीधे चलने वाली है, मानव रहित है कि सीधे चलती है। इस कार के आगे और पीछे कैमरा लगा है जिससे यह कार बिना किसी मानव चालक के सड़क पर आसानी से यहाँ पर चल सकेगी। कार को सामने से आने वाली कोई भी गाड़ी, आदमी, भीड़, जानवर या फिर गड्ढा, कटान सब कुछ यहाँ पर
दिख जाएगा और किसी भी तरह का अवरोध होने पर वो अपने आप यहाँ पर ब्रेक लगाकर रुक जाएगी। तो ये गाड़ी फिलहाल यहाँ पर सीधी चल सकती है, मुड़ने में फिलहाल ये सक्षम नहीं है, इस पर अभी काम किया जाना बाकी है। लेकिन हाँ, इस संदर्भ से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं कि आपका मोतीलाल नेहरू जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, वहां पर उनके छात्रों के द्वारा भारत की यहाँ पर देखा जाए पहली मानव रहित कार को यहाँ पे बनाने का एक निर्णय लिया गया। एक तरीके से यहाँ पर एक डेमो दिया जा चुका है, अब इस पर काम बाकी है पूरी तरीके से यहाँ पर परीक्षण होने में। तो ये रही उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रमुख घटनाक्रम नवंबर माह की। नेक्स्ट वीडियो में हम दिसंबर के महीने के यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक यहाँ पर आप इस वीडियो को देखें और इसका रिवीजन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।